देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के सामने मौजूद दोस्तों चलिए सबसे पहले सबसे बड़ी घटना आपको बताएंगे, जहां पर आज 30 करोड़ मजदूर, श्रमिक और किसानों की देशव्यापी हड़ताल शुरू हो चुकी है। बताएंगे किस तरीके से पूरे देश भर के अंदर इसका असर देखने को मिल रहा है दोस्तों। और 30 करोड़ श्रमिक, मजदूर और किसानों के साथ में कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां आकर खड़ी हो गई है दोस्तों। और बीजेपी और सरकार का क्या रुख है, पूरे मामले पर डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में बताएंगे कौन कौन सा क्षेत्र सीधे तौर पर इससे प्रभावित होने जा रहा है, और बैंकों से लेकर ट्रांसपोर्ट, सरकारी कार्यालय, बाजारों और अलग अलग राज्यों के स्कूलों का क्या है पूरा हाल, एक एक करके जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट, जहां पर संसद भवन के अंदर राहुल गांधी ने F3 फाइल का उठाया मुद्दा, तो बीजेपी के नेता हरदीप पुरी बुरी तरीके से फंस गए दोस्तों। बताएंगे मंत्री ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि वो 4 बार F3 से मिलने के लिए गए थे। बताएंगे इसके बाद और क्या बड़े खुलासे होने लगे हैं दोस्तों, और मंत्री के विरोध का क्या बड़ा नया कारण समझ में आने लगा है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सोनम वांगचुक को लेकर क्यों बोला कि सोनम वांगचुक खुद हिंसा के विरोध में थे, और इसके बाद बीजेपी सरकार को लेकर कोर्ट का क्या रवैया है दोस्तों, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। तो लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देशव्यापी हड़ताल में 30 करोड़ लोगों की इस हड़ताल को पूरी तरीके से जनता का समर्थन मिल रहा है और उनकी मांग एकदम जायज है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों कि क्या आप स्ट्राइक का समर्थन करते हैं, यानी भारत बंद का समर्थन करते हैं या फिर विरोध करते हैं। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 2026 का सबसे बड़ा हड़ताल आज पूरे राष्ट्रव्यापी स्तर पर होने जा रहा है दोस्तों। आज सुबह से ही लगातार हड़ताल को लेकर तस्वीरें सामने आने लगी है। ऐसे में 10 से ज्यादा केंद्रीय ट्रेड यूनियन यानी जितने भी मजदूर संगठन है, और संयुक्त किसान मोर्चा यानी किसानों के सबसे बड़े संगठन और अलग अलग सामाजिक संगठन के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों ने 30 करोड़ से अधिक लोगों का एक बड़ा आंदोलन आज बुलाने का ऐलान किया था दोस्तों, जिसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। यूनियनों का दावा है कि 30 करोड़ के आसपास मजदूर, किसान और अन्य वर्ग के लोग जो पिछले आंदोलन में जुलाई 2025 में 25 करोड़ की संख्या में इकट्ठा होकर आंदोलन कर रहे थे, इस बार 30 करोड़ की संख्या में हड़ताल कर रहे हैं। और 12 फरवरी यानी आज भारत बंद का ऐलान किया गया है दोस्तों। केंद्रीय सरकार की एंटी वर्कर, एंटी फार्मर और प्रो कॉर्पोरेट नीतियों के खिलाफ 10 से ज्यादा संगठनों ने मैदान में उतरने का फैसला लिया है। जो 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन है उसमें INTUC और AITUC के साथ साथ CITU और HMS जैसे संगठन है, और SKM हड़ताल में शामिल है दोस्तों। यूनियनों का दावा है कि 30 करोड़ से ज्यादा मजदूर साथ में आएंगे और 600 प्लस जिलों में इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। बैंकिंग सेवाओं से लेकर सार्वजनिक परिवहन यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेकर सरकारी दफ्तर, बाजार और कुछ जगह पर तो स्कूल और कॉलेज भी प्रभावित होंगे। इमरजेंसी सेवाएं, अस्पताल और निजी क्षेत्र के अंदर सामान्य रूप से काम होते रहेंगे। ऐसे में दोस्तों पिछली हड़ताल में भारी संख्या में लोगों का एक हुजूम देखने को मिला था दोस्तों, और जगह जगह पर अलग अलग व्यवस्थाएं ठप पड़ गई थी। चाहे सरकारी दफ्तर हो जहां पर काम करने वाले कर्मचारी नहीं पहुंचे क्योंकि वो आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। बैंक तो खुले हुए थे लेकिन कर्मचारी नहीं पहुंचे। इसी तरीके का आज भी माहौल धीरे धीरे करके बनता चला जा रहा है दोस्तों। ऐसे में घोषणा जनवरी में कर दिया गया था और व्यापक स्तर पर तैयारियां चल रही थी। इसका व्यापक असर सबसे ज्यादा असम, ओडिशा, केरल, कर्नाटका, हरियाणा, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पंजाब आदि स्टेट में देखने को मिलेगा, जहां पर ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। वहीं पर ग्रामीण और अनौपचारिक क्षेत्रों के अंदर भी लोगों की भागीदारी बड़े स्तर पर देखने को मिलेगी। अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कौन सी मांग को लेकर मैदान में उतरे हुए हैं 30 करोड़ कर्मचारी एक साथ में, और बीजेपी सरकार से नाराज है दोस्तों। तो सबसे बड़ा कानून जो है वो 4 लेबर कोड है, जो बीजेपी की सरकार लेकर आई थी मजदूरों का तथाकथित भला करने के लिए, लेकिन बाद में मजदूरों को पता चला कि इसे उनका भला नहीं हो रहा है बल्कि उनको एक बंधुआ मजदूर बनाकर छोड़ दिया गया है। बड़े बड़े उद्योगों के लिए मजदूरों को एक फ्री लेबर की तरह छोड़ दिया गया है, जिनको कभी भी किसी भी तरीके से बंधुआ मजदूर बनाया जा सकता है। उनको मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा को भी कम कर दिया गया। ये एक बड़ा कारण है दोस्तों। दूसरा बड़ा कारण है कि इंडिया और अमेरिका के बीच में व्यापारिक समझौता हुआ था, जिस समझौते में एक तरफा भारत के खिलाफ अमेरिका के साथ बीजेपी की सरकार ने डील किया, जिस कारण से किसानों को नुकसान हो रहा है और कृषि और डेयरी क्षेत्र से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है दोस्तों वो निजीकरण का, जो अलग अलग सरकारी संस्थानें हैं उनको निजीकरण किया जा रहा है, जिस कारण से नौकरियां खत्म होती चली जा रही है और कॉर्पोरेट के हितों में फैसले लिए जा रहे हैं, यानी धन्ना सेठों का समर्थन करने वाले कानूनों का निर्माण किया जा रहा है। मनरेगा बहाल करने की मांग इसमें एक मुख्य मुद्दा है, और रिक्त जो पोस्ट पड़े हुए हैं जहां पर अभी तक लोगों की नियुक्ति नहीं हो पाई है उनको वापस से भरने की मांग है। और बीच का जो विधेयक कानून आया था उसका भी विरोध हो रहा है दोस्तों। तो कुल मिलाकर ये सारी मांगे हैं, इसमें अलग अलग संगठनों ने अपनी अपनी मांगों को डालकर बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का फैसला लिया है दोस्तों। इसीलिए 30 करोड़ लोगों का यह आंदोलन बीजेपी की सरकार को पूरी तरीके से हिला रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या विपक्षी पार्टियों ने या इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने इसका समर्थन किया है या नहीं किया है दोस्तों। जैसे लेकर नई बड़ी अपडेट आई है। अपडेट यह है कि कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी यानी महासचिव केसी वेणुगोपाल, जो कांग्रेस पार्टी का संगठन भी देखते हैं दोस्तों, कांग्रेस का संगठन उनके कहने पर काम करता है। ऐसे में जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल की ओर से 12 तारीख यानी आज भारत बंद का समर्थन किया गया है, और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक चिट्ठी लिखकर केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हम 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन के द्वारा बुलाए गए भारत बंद का समर्थन करते हैं, और बीजेपी सरकार के द्वारा जो किसान और मजदूर और श्रमिक विरोधी नीति लेकर आई जा रही है उसका विरोध करने के लिए हम लोगों ने फैसला लिया है कि हम किसान संगठनों के साथ में श्रमिक और मजदूर संगठनों
आंदोलनों के साथ में मजबूती से खड़े हैं और इसीलिए कांग्रेस पार्टी का हर एक प्रदेश इकाई इस आंदोलन में समर्थन करेगा, भारत बंद का सपोर्ट करेगा। यानी आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैदान में उतरने का आश्वासन और आदेश जारी कर दिया गया है। दोस्तों, दादरी जिला कांग्रेस कमेटी ने भी आनन फानन में फैसले को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रव्यापी आंदोलन में समर्थन करने का ऐलान किया और सारे जिला अध्यक्षों को बोल दिया गया है कि वो आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हो। सुशील धानक के मुताबिक जिला कांग्रेस कमेटी पूरी तरीके से तैयार है। 10 बजे से कांग्रेस कार्यालय पर बैठक आयोजित करने के बाद आंदोलन शुरू किया जाएगा और राष्ट्रव्यापी बंद का समर्थन करते हुए नजर आएंगे। श्रमिकों के साथ डंके की चोट पर खड़े हैं और कांग्रेस पार्टी का खुद का मनरेगा हटाए जाने का जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था दोस्तों, वो भी इस आंदोलन के साथ में जोड़ दिया जाएगा। तो समर्थन कांग्रेस पार्टी की ओर से खुला दिया गया है। इसी के साथ में और कई पार्टियां हैं दोस्तों, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, सीपीआई-एम पार्टी ने अपना पूर्ण समर्थन दिया है। सीआईटीयू के माध्यम से हड़ताल का नेतृत्व ये पार्टी खुद करेगी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई पार्टी, सीपीआई माले पार्टी जो पूर्ण समर्थन के साथ मैदान में उतर रही है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एआईएफबी पूरा समर्थन कर रही है। आम आदमी पार्टी ने पूर्ण समर्थन की घोषणा करते हुए कार्यकर्ताओं से मजदूर और किसानों के साथ सड़क पर उतरकर पंजाब और अन्य क्षेत्रों के अंदर आंदोलन करने के लिए बोला है। दोस्तों, इसी के साथ में तृणमूल कांग्रेस और तमाम अन्य पार्टियों ने भी मैदान में उतरने का फैसला लिया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नजर आएंगे। तो इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से समर्थन देने के लिए मैदान में कूदा हुआ है। दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि 30 करोड़ लोगों का यह आंदोलन पूरी तरीके से सफल होगा और बीजेपी सरकार को आज ही आईना दिखाया जाएगा, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जिसमें संसद में बोल रहे थे राहुल गांधी और बीते दिन उनको आखिरकार बोलने का मौका दिया गया। दोस्तों, जब स्पीकर के पोस्ट से ओम बिरला को हटाकर जगदम्बिका पाल को बिठाया गया थोड़ी देर के लिए, तो राहुल गांधी को अपना भाषण कंप्लीट करने का मौका मिला। ऐसे में राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान एक बड़ी अच्छी बात बोली। दोस्तों, राहुल गांधी कहते हैं कि देश का कोई भी प्रधानमंत्री देश को बेचेगा नहीं, लेकिन ये जो नरेंद्र मोदी ने किया है ये कोई सामान्य परिस्थिति में अमेरिका के साथ किया गया एक समझौता नहीं है, बल्कि असामान्य स्थिति है। यानी एक ऐसी स्थिति है जब नरेंद्र मोदी के ऊपर पूरी तरीके से अमेरिका का दबाव है और भारत को अमेरिका के हाथ में बेच दिया गया है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि नरेंद्र मोदी के गले पर अमेरिका का हाथ है, यानी दबाव बनाकर रखा हुआ है और गला दबाया हुआ है, जिस कारण से ये डील करना पड़ा और भारत को बेचना पड़ा है। कुल मिलाकर राहुल गांधी का इशारा एफटीन फाइल और अडानी पर अमेरिका में चल रहे केस से जुड़ा हुआ था। दोस्तों, ऐसे में राहुल गांधी जो बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने ये जो फैसला लिया है भारत को बेचने का, ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि अमेरिका ने पूरी तरीके से गर्दन दबा कर रखा हुआ है। तो क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या फिर आप लोग की कोई और राय है? जो भी आपको लगता है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि राहुल गांधी अपने भाषण के दौरान हरदीप पुरी का नाम लेते हैं और हरदीप पुरी का नाम लेने के बाद नीलम मानी का भी जिक्र करते हैं कि उसका नाम भी एफटीन फाइल के अंदर है। ऐसे में दोनों लोगों के नाम लेने पर जगदम्बिका पाल जो स्पीकर के पोस्ट पर बैठे हुए थे वो भड़क जाते हैं और कहते हैं कि इन दोनों का नाम आप नहीं ले सकते। फिर राहुल गांधी मना करते हैं। इसके बावजूद राहुल गांधी दोनों का नाम लेकर एफटीन फाइल में इन दोनों के नाम आने पर निशाना साधते हैं। दोस्तों, इसके बाद माहौल इतना ज्यादा बिगड़ जाता है कि राहुल गांधी को लेकर बीजेपी वाले नारेबाजी करने लगते हैं। हालांकि हरदीप पुरी पर उठे सवाल के बाद आखिरकार हरदीप पुरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देने के लिए आना पड़ा और हरदीप पुरी कहने लगे कि मैंने केवल 3-4 बार मुलाकात की और मैं जॉफरी एफटीन को 2008 से जानता हूं। यानी हरदीप पुरी इतने पुराने टाइम से जॉफरी एफटीन को जानते हैं दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि 2008 में ही जॉफरी एफटीन के ऊपर के साथ दुष्कर्म के आरोप लगे थे दोस्तों। तब से जानते हुए भी यूनियन मिनिस्टर हरदीप पुरी ने लगभग 4 बार एफटीन से मुलाकात की। 2017 तक एफटीन से मुलाकात चलती रही दोस्तों, यानी इतने दिनों तक एफटीन से मुलाकात चलती रही, जबकि सबको पता था कि वो बाल अपराधी है। और हरदीप पुरी कहते हैं कि मैंने उससे 4 बार मुलाकात की, बस इतना ही। यानी जो शब्द वो इस्तेमाल करते हैं दैट्स इट। इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी नाराज हो गई दोस्तों। कांग्रेस ने कहा कि बच्चों के साथ में दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को लेकर बयान देते हुए बीजेपी का नेता कह रहा है दैट्स इट, यानी इतना ही। इससे पता चलता है कि बीजेपी के नेता और उसके मंत्री की क्या मानसिकता है। कुल मिलाकर दोस्तों अपने आप इस बात को स्वीकार किया है हरदीप पुरी ने कि 4 बार मुलाकात की है, तब ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है और हरदीप पुरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। ऐसे में दोस्तों हरदीप पुरी से पत्रकारों ने पूछा कि राहुल गांधी आपका नाम बार बार ले रहे हैं और आप पर आरोप लगा रहे हैं, क्या आप कोई एक्शन लेने जा रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ? तो हरदीप पुरी कहते हैं कि मुझे इस बात से जज मत करो कि मैं कुछ एक्शन लूंगा या नहीं लूंगा। यानी ये मत जज करो कि अगर मैं एक्शन लूंगा तो मैं सही हूं और एक्शन नहीं लूंगा तो गलत हूं। कुल मिलाकर दोस्तों हरदीप पुरी ये कहना चाहते हैं कि उनमें हिम्मत रही है कि वो एक्शन ले और किसी भी तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ कोई मुकदमा वगैरह दायर करे, क्योंकि सबको पता है कि अब तो इन्होंने स्वीकार कर लिया कि 4 बार एफटीन से मिले थे और तब मिले थे जब एफटीन के ऊपर कई तरीके के गंभीर आरोप पहले ही साबित हो गए थे दोस्तों। ऐसे में बच्चों के दुष्कर्मी व्यक्ति से मुलाकात करने पर हरदीप पुरी को जनता के सामने माफी मांगना चाहिए और बीजेपी को अपने नेता से इस्तीफा लेना चाहिए। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। और अगर आप भी मानते हैं कि हरदीप पुरी में कोई हिम्मत नहीं है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कर सके, मानहानि का मुकदमा कर सके, क्योंकि उल्टा ये पूरा मामला उनके खिलाफ पड़ जाएगा, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ राहुल गांधी का एक अलग ही लेवल का खौफ है बीजेपी के नेताओं में दोस्तों। राहुल गांधी भाषण दे रहे थे संसद के अंदर और कई सारी बातें बीजेपी के लोग सामने से बोलकर राहुल गांधी को बयान देते वक्त चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने सबको एक एक करके
के निशाने पर लिया। जिसके बाद राहुल गांधी का जब भाषण खत्म हुआ तो बाहर संसद भवन के बाहर मीडिया वाले माइक और कैमरा लेकर खड़े थे और इसके बाद बीजेपी के दो मंत्री प्रहलाद जोशी और दूसरे रील मंत्री जो कहे जाते हैं दोस्तों अश्विनी वैष्णव, दोनों के दोनों मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाते कि राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान जो बातें कही है उसे लेकर कोई दस्तावेज नहीं दिखाया, यानी ऑथेंटिकेट नहीं किया और राहुल गांधी का बयान बेकार का बयान था, बेफिजूल का बयान था और उसमें असली बातें नहीं थी। कुल मिलाकर राहुल गांधी की बुराई कर रहे थे। तभी राहुल गांधी बगल से गुजरते हैं दोस्तों और देखते हैं कि मीडिया से ये दोनों मंत्री बात कर रहे हैं। तो राहुल गांधी दोनों मंत्री से कहते हैं कि चलो मीडिया को तीनों जने मिलकर इंटरव्यू देते हैं, तीनों जने सवालों का जवाब देते हैं। जैसे ही राहुल गांधी पहुंचते हैं दोस्तों मीडिया के सामने, वैसे ही ये दोनों के दोनों मंत्री बगल से खिसकने लगते हैं और मीडिया वालों को माइक को छोड़कर जाने लगते हैं। फिर राहुल गांधी प्रहलाद जोशी का हाथ पकड़कर उनको अपनी ओर करने की कोशिश करते हैं कि अरे आओ बात करते हैं मीडिया से, जो चर्चा संसद में हुई है उस पर चर्चा करते हैं यहाँ पर। इसके बाद प्रहलाद जोशी हाथ छिटक कर चले आते हैं दोस्तों, यानी राहुल गांधी का इतना खौफ है कि राहुल गांधी की पीठ पीछे बुराई कर रहे थे मीडिया में आकर, लेकिन सामने जब माइक वालों के सामने राहुल गांधी आ जाते हैं तो उसके बाद बीजेपी का एक भी नेता नहीं ठहरता दोस्तों। दोनों मंत्री यहाँ से सटक लेते हैं तो इससे पता चलता है कि राहुल गांधी का कितना खौफ है कि राहुल गांधी के साथ ये लोग इंटरव्यू नहीं दे सकते। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सोनम वांगचुक के एनएसए के तहत हिरासत को लेकर सुनवाई की है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या उनके भाषण और सोशल मीडिया पोस्ट सच में भड़काऊ थे। अदालत ने यह भी सवाल किया कि इन बयानों का 24 सितंबर 2025 को लेह में हुए हिंसा से क्या संबंध उठता है। केंद्र की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल यानी एएसजी केएम नटराज ने कहा कि वांगचुक के भाषण से युवा भड़क गए और हिंसा हुई है। उन्होंने दावा किया कि वांगचुक ने नेपाल जैसे हालात बनाने की चेतावनी देकर लोगों को उकसाया। इस पर कोर्ट ने पूछा कि भाषण में ऐसा कहां कहा गया है। वह तो कह रहे हैं कि कुछ युवाओं ने रास्ता अपना लिया है और वो खुद हैरान है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने कहा कि भाषण पढ़ने से लगता है कि वांगचुक हिंसा का समर्थन नहीं कर रहे बल्कि हिंसा को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। सरकार ने 2 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि सोनम वांगचुक लद्दाख को नेपाल और बांग्लादेश बनाने जैसी स्थिति में लाने की कोशिश कर रहे थे और 24 सितंबर 2025 को लेह में हुई हिंसा भड़काने के आरोप में 26 सितंबर को एनएसए के तहत वांगचुक को पुलिस ने हिरासत में लिया था। तब से वे जोधपुर जेल में मौजूद है। ऐसे में दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जिसमें उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया गया। दोस्तों इस बजट के दौरान जो एक बात सबके सामने आ गई वो ये कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2012 से लेकर 17 के बीच में अखिलेश यादव की सरकार के दौरान तकरीबन 7 लाख करोड़ से बढ़ाकर बजट को 12 लाख करोड़ के आसपास अखिलेश यादव ने किया। लगभग 12% के आसपास का ग्रोथ रेट था दोस्तों। जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर जब से बीजेपी की सरकार बनी है, कोरोना से पहले की बात करें तो केवल 9.6% के आसपास का ग्रोथ रहा है, जबकि अखिलेश यादव लगभग 13% का ग्रोथ दे रहे थे। इसी तरीके से बीजेपी की सरकार के कोरोना के बाद के आंकड़े देखेंगे तब भी केवल 10% के आसपास का आंकड़ा बीजेपी का पहुंच पा रहा है दोस्तों। जबकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है और जितने नगर निगम है लगभग सब जगह बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं। 2 इंजन नहीं बल्कि 4 इंजन की सरकार चल रही है। पूरा का पूरा व्यवस्था ही उत्तर प्रदेश के अंदर अभी भारतीय जनता पार्टी का है दोस्तों। इसके बावजूद ग्रोथ रेट की बात करें तो अखिलेश यादव की सरकार के आसपास भी नहीं भटक रहा है। इससे पता चलता है कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के शासनकाल के दौरान किस तरीके की व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर की गई है। अखिलेश यादव 12% का ग्रोथ रेट दे रहे थे, जबकि योगी आदित्यनाथ मैक्सिमम 10% का दे पा रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि योगी आदित्यनाथ के शासनकाल के दौरान उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल और बिहार से भी पिछड़ चुका है दोस्तों। ग्रोथ रेट की बात करें तो पश्चिम बंगाल में तो तकरीबन 11.5% के आसपास का ग्रोथ रेट है, जबकि बिहार में लगभग 12% के आसपास का ग्रोथ रेट है। तो बजट का पैसा लगातार अलग अलग राज्यों के अंदर तेजी से बढ़ रहा है दोस्तों। जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रोथ रेट अखिलेश यादव के टाइम के बराबर भी मैच नहीं हो पा रहा। अगर आप भी मानते हैं कि 2027 के चुनाव जल्दी आने वाले हैं दोस्तों, ऐसे में जनता के पास ये एक ऐसा तुलना है जिसको देखकर जनता को समझना चाहिए कि किस सरकार के अंदर विकास दर किस तरीके की रही है और कितना लोगों को केवल प्रचार के माध्यम से बेवकूफ बनाया गया है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों जिसमें 2 खबरें एक साथ आती है जिससे पता चल रहा है कि पंजाब के अंदर शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन जल्द होगा। सबसे पहली खबर सामने आती है फिरोजपुर से जुड़ी हुई, जहां पर पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया नशा विरोधी पैदल मार्च निकाल रहे हैं और राज्यपाल के साथ में सुखबीर बादल और अश्विनी शर्मा मौजूद है। बीजेपी और अकाली गठजोड़ की अटकलों को लेकर अब बयानबाजी भी तेज हो गई है दोस्तों और धीरे धीरे करके मामला ऐसा बन रहा है कि लग रहा है कि अकाली दल के नेता सुखबीर बादल बीजेपी के साथ गठबंधन का जल्द ऐलान कर सकते हैं। बीजेपी और अकाली दल वापस से मिलकर विधानसभा का चुनाव गठबंधन में लड़ सकती है दोस्तों, क्योंकि जहां पर सुखबीर बादल मौजूद है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी प्रभारी अश्विनी शर्मा भी मौजूद थे, जिनका काम है कि पंजाब के अंदर बीजेपी किस रणनीति पर काम करेगी उसे देखना है। तो अब सुखबीर बादल के साथ बीजेपी के 2 बड़े नेता का मौजूद रहना, जिसमें एक गवर्नर भी है, तो इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बातचीत तो चल ही रही है गठबंधन बनाने को लेकर। और इस बात पर मुहर तब लग जाती है दोस्तों जब दूसरी खबर शाम को ये सामने आती है कि ईडी ने यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पंजाब के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जो अभी भारतीय
जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, बीजेपी के नेता बन गए हैं, उनको एक समन भेजा है। उनसे फेमा कानून से जुड़े मामले को लेकर पूछताछ की जाएगी। कैप्टन अरविंदर सिंह को 12 तारीख यानी आज बुलाया गया है ईडी में पूछताछ करने के लिए। और अचानक से ये जो समन दिया गया है दोस्तों, और ये समन अगर आप सुखबीर बादल के साथ में बीजेपी के नेताओं के घूमने को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि सुखबीर बादल कभी नहीं चाहते कि कैप्टन अरविंदर सिंह बीजेपी में रहे, क्योंकि कैप्टन अरविंदर सिंह एक कट्टर विरोधी शिरोमणि अकाली दल के माने जाते रहे हैं। पहले वो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन बाद में बीजेपी में चले गए तो बीजेपी में उनका पहले तो कोई सम्मान नहीं हुआ, केवल एक चेहरे के तौर पर उनको पार्टी में रखा गया था। और उसके बाद सुखबीर बादल के साथ बीजेपी वाले घूम रहे हैं। तो अब ईडी का समन पहुंच चुका है कैप्टन अरविंदर सिंह के पास। तो इससे कहीं ना कहीं कैप्टन अरविंदर सिंह को भी अब पता चल गया होगा कि बीजेपी में जाने के जो उन्होंने फैसला लिया था, जाने का फैसला लिया था, वो उन्होंने सबसे बड़ा गलत फैसला लिया था। और कांग्रेस पार्टी में रहते तो आज उनको कोई बड़ा पोस्ट दिया गया होता, केंद्र में आ गए होते, हो सकता है कांग्रेस पार्टी के सेंट्रल पॉलिटिक्स में सांसद हो गए होते, कोई नेता बना दिए गए होते, या फिर कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दिए गए होते, कुछ भी हो सकता था। लेकिन अब बीजेपी में गए तो ना तो सांसद है ना तो मुख्यमंत्री रहे हैं, पूरे मुख्यमंत्री के नाम पर ही काम उनका चल रहा है। और अब क्योंकि सुखबीर बादल के साथ बीजेपी को गठबंधन करना है दोस्तों, तो इधर कैप्टन अरविंदर सिंह को समन जारी करने का नोटिस भी आ गया। दोनों मामले को जोड़कर देखा जा सकता है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ बीजेपी के असम इकाई के लोगों को लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो मन करेगा असम में वो करेंगे, और जितना मन करेगा उतना अल्पसंख्यक समाज के प्रति हिंसा भड़काते नजर आएंगे। और इसीलिए बीजेपी असम इकाई की ओर से लगातार ऐसे ऐसे पोस्ट किए जा रहे थे जिसे अल्पसंख्यक समाज को सीधे तौर पर टारगेट किया जा रहा था। असम के मुस्लिम समाज के लोगों को मियां शब्द का इस्तेमाल करके मुख्यमंत्री के द्वारा अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए निशाना साधा जा रहा था। और बीजेपी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पोस्ट करते हुए बीजेपी के नेता हिमंता बिस्वा शर्मा को बंदूक चलाते हुए दिखाया जा रहा था, जिसे कांग्रेस पार्टी और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को टारगेट करता हुआ नजर आ रहा था। और ऐसे में जब सभी कई सारे सवाल पूछे गए तो पहले हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस मामले से अपने आप को दूर करते हुए कहा कि मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से वो पोस्ट नहीं किया गया, इसलिए मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। यानी पहले वो कहा करते थे कि मैं सांप्रदायिकता की राजनीति करूंगा, डंके की चोट पर करूंगा, लेकिन अब जब लोगों ने इनको निशाने पर लेना शुरू कर दिया दोस्तों और सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला पहुंच गया, तो उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि ये पोस्ट तो मैंने किया ही नहीं था। इसके बाद बीजेपी प्रदेश इकाई का जो पोस्ट जो लोग करते हैं दोस्तों, जो भारतीय जनता पार्टी IT सेल चलाते हैं, उसमें एक व्यक्ति है रॉन विकास गौरव, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उसको बीजेपी ने IT सेल से बाहर किया है क्योंकि मुस्लिम समाज के प्रति हिंसा भड़काते हुए पोस्ट किया गया था। हालांकि दोस्तों इसकी जिम्मेदारी बीजेपी के नेताओं की होनी चाहिए, क्योंकि जब अकाउंट बीजेपी असम इकाई के नाम पर चल रहा है तो भाजपा के असम इकाई के अध्यक्ष की जिम्मेदारी बननी चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। जो व्यक्ति पोस्ट कर रहा है वो अपने आप तो पोस्ट करता नहीं होगा, पार्टी से पूछकर पोस्ट करता होगा विचारधारा के अनुसार, तो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की जगह जो लोग बीजेपी के राज्य इकाई के अध्यक्ष हैं, जो बड़े हेड हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ बिहार नवनिर्माण यात्रा पर निकले जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने राज्य सरकार को महिलाओं से किया गया वादा याद दिलवाया है। उन्होंने सरकार से जिन महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के नाम पर 10,000 रुपए दिए गए थे, अब उनको 2 लाख रुपए देने का टाइम आ चुका है, ये मांग की है। बेतिया के अंदर सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि सरकार ने अपने वादे के मुताबिक कहा था कि मई 2026 तक 6 महीना पूरा होने के बाद महिलाओं के अकाउंट में 2-2 लाख रुपए आएंगे। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब सरकार 2-2 लाख रुपए महिलाओं के अकाउंट में भेजेगी। उन्होंने कहा कि यह कोई सरकारी एहसान नहीं है, बल्कि जनता का पैसा है। आपने जनता से वादा किया था 2 लाख रुपए दीजिए। सबको पता है कि 2 लाख रुपए कहीं दूर दूर तक नहीं देंगे, ये केवल और केवल उस टाइम जुमले के तौर पर बोला गया था, जिसका बाद में कोई पता नहीं है कि पैसे मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। बल्कि जिन लोगों को 10-10 हजार रुपए दिए गए तो उनमें से कई सारे लोगों को नोटिस देकर उनसे पैसा वापस लेने तक की धमकियां दी गई थी। ऐसे में दोस्तों ये एक बड़ा आंदोलन धीरे धीरे करके बनेगा, जब 2 लाख रुपए की मांग को लेकर नीतीश कुमार सरकार को विपक्ष घेरता हुआ नजर आएगा। साथ साथ दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पूर्व आर्मी के चीफ जनरल MM नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के कंटेंट के कथित लीक के मामले में पेंगुइन रैंडम हाउस को नोटिस जारी किया है। एजेंसी से किताब के कंटेंट के पब्लिकेशन पर जवाब देने को कहा गया, जो इंटरनेट पर सर्कुलेट हो गया। नरवणे को यह नोटिस इसलिए जारी किया गया क्योंकि किताब के स्टेटस और बिना इजाजत के वर्जन के कथित सर्कुलेशन को लेकर कई दावे सामने आए दोस्तों, जिसे पब्लिशर, पूर्व आर्मी के चीफ और सीनियर पॉलिटिकल हस्तियां एक बड़े पब्लिक विवाद में फंस गई थी। अगर आप भी मानते हैं कि ये जो नोटिस जारी किया गया है, इस पर जवाब पब्लिशर की ओर से क्या दिया जाता है और आगे क्या कार्रवाई की जाएगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन कुल मिलाकर पुलिस वालों को भी इस मामले में घुसा दिया गया है दोस्तों। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें संसद के अंदर सियासी संग्राम लगातार जारी है। 9 मार्च को लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव संभव है। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 9 मार्च को चर्चा होने की संभावना है दोस्तों। विपक्षी दलों ने बिरला पर सदन में पक्षपात का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला लिया था और 119 सांसदों ने सपोर्ट करते हुए आने वाले दिनों को लेकर स्पष्टीकरण दे दिया है कि अविश्वास के प्रस्ताव को पास कराने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा जाएगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के मद्देनजर इंडिया टुडे ने चेन्नई के अंदर
अंदर राउंड टेबल का आयोजन किया, कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया दोस्तों। और इस दौरान पूछा गया कि तमिलनाडु का ये जो चुनाव अभी होने जा रहा है 2 महीने के अंदर, वो चुनाव किस मुद्दे पर होगा। तो इस पर जवाब देते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन कहते हैं कि ये चुनाव नहीं है, ये आर्य और द्रविड़ के बीच की लड़ाई है, यानी आर्यन वर्सेस द्रविडियन वाला जो एक सिलसिला है उसके अंतर्गत ये पूरा चुनाव होगा। और बीजेपी वालों को आर्यन बताकर तमिलनाडु के लोग जो द्रविड़ मूल के हैं दोस्तों, उन्हें बीजेपी के खिलाफ बताया जाता है और इसीलिए द्रविडियन और आर्यन वाला संघर्ष फिर से चुनाव में देखने को मिलेगा और बीजेपी को हराकर यहां से भेजेंगे। ये बात तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सबको पता है कि इस बार के चुनाव में एआईएडीएमके बीजेपी के साथ गठबंधन करके मैदान में उतर रही है और एआईएडीएमके को बीजेपी की ओर से बहुत सारा सपोर्ट मिलने वाला है। कई तरीके के सपोर्ट होते हैं दोस्तों, और ऐसे में एआईएडीएमके को क्योंकि बीजेपी का सपोर्ट मिल रहा है, भाजपा साथ में दिखाई दे रही है, तो फिर ये आर्यन और द्रविडियन वाली पॉलिटिक्स चलेगी तो एआईएडीएमके का कुछ अता पता नजर आएगा नहीं। साथ साथ अगर आप लोगों को एक भी खबर अच्छी लगी हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वहीं पर आप लोगों के घर के आसपास भारत बंद का क्या असर है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और भारत बंद की सफलता के बाद क्या बीजेपी सरकार आंखें खोलेगी या फिर एक और बड़ा आंदोलन, देशव्यापी आंदोलन फिर शुरू होगा कुछ दिनों के बाद। जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत